मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। जैसे आपको पता है कि मैं वास्तविक कुंडली का लगन के आधार पर शुभ या अशुभ योगों में कुंडली में जो योग हैं उनका मार्गदर्शन करके आपके ज्ञान की वृद्धि करता हूं। सटीक भविष्य के लिए तो वर्ग कुंडली देखना भी अनिवार्य है, वो संभव नहीं है। वो मैं लिखित पत्रिका में लिखता हूं। ऋषिज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल से दोष की पूजा होती है, दोष की पूजा होती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बड़े ध्यान से सुनना। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है जो उस कन्या के साथ हुआ है। ग्रहों का प्रभाव है, उसकी कोई गलती नहीं है, ग्रहों का प्रभाव है। ग्रहों का प्रभाव ही ऐसा है कि शादी तय हुई और एन शादी के वक्त के ऊपर शादी में मनाई भी हो गई। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, विशेष तौर से जब चंद्रमा शनि का विषयोग बनता है, चाहे युति के द्वारा या दृष्टि के द्वारा चंद्रमा पीड़ित होता है और या चंद्रमा पर राहु का प्रभाव होता है, तो वो बात बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। किसी किसी तो उनका काम ही है भ्रमित करना। ऐसा ही कुछ उस कन्या के साथ भी हुआ। कुछ तो चंद्रमा है, कुछ ऊटपटांग भी कह देते हैं समय के वास्ते। तो कुछ भी ऐसा हुआ जो कि शादी तय होकर के रह गई और एक शादी का सपना जो था ना टूट गया और अगले वालों ने वर पक्ष ने मना कर दिया। तो क्या ग्रह योग है ऐसा, देखिए। सबसे पहले तो ये कुंडली है, लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि है। स्वयं का प्रतिनिधि है, सप्तम भाव जीवन साथी का प्रतिनिधि है। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि है, सप्तम भाव जीवन साथी का प्रतिनिधि है। सप्तम और सप्तमेश, लगन लगने से पीड़ित हो, सप्तम भाव और सप्तमेश भी पीड़ित हो, परेशानी आती है। उसके बाद एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। दर्शकों, एकादश भाव से हमारी इच्छाएं प्रकट होती हैं, चाहे कोई भी इच्छा होने दो। अगर एकादश भाव पीड़ित होता है, अशुभ प्रभावित होता है, तो हमारी इच्छाएं भी समेट कर रह जाती हैं। और ऐसे भाव में चंद्रमा शनि का प्रभाव हो तो अक्सर ऐसा होता है। वैदिक ज्योतिष में इसको चंद्र शनि का विषयोग कह देते हैं और कृष्णमूर्ति पद्धति में इसको पुनर्भू बोला गया है। मतलब इस पुनर्भू का मतलब है ऐसा तलाक हो जाना और जिस बच्चे की सुहागरात भी नहीं हुई। तो कहने का मतलब विवाह से पहले ही कुछ दिन पहले रिश्ते टूट जाना। यह चंद्रमा शनि का अहम योग हो जाता है। ऐसा ही बच्ची के साथ कुछ हुआ। तो देखते हैं क्या उसमें परेशानी आई। लगन और सप्तम भाव और इच्छा पूर्ति के भाव में क्या दिक्कतें आई। वो पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है, सप्तमेश भी पीड़ित है, सप्तम भाव पीड़ित है, इच्छा पूर्ति का भाव पीड़ित है। तो अब सोचो, मैंने इन 4 सेंटेंस में सारांश बता दिया, तो कैसे दाम्पत्य सुख की बात बनेगी, कैसे विवाह की बात बनेगी। दर्शकों, चंद्रमा शनि का विषयोग चाहे युति को हो या दृष्टि द्वारा हो, प्रबल पितृदोष माना गया है। और चंद्रमा हमारा मन का कारक है, हमारी बुद्धि का भी एक विशेष अंश माना जाता है। अगर ऐसा चंद्रमा राहु से पीड़ित हो तो परेशानी अधिक आ जाती है। विवाह केवल सपना बनकर रह गया, समय आने से पहले रिश्ता टूट गया। क्या है ग्रह योग। शादी तो हुई, प्लानिंग भी चला कि अभी शादी करनी है, बैंड बाजा बजना, ये करना उतना सब हो गया, लेकिन ऐन वक्त के ऊपर मना हो गया। 25 जून 1996 शुक्ल पक्ष 9 चित्रा चरण 1 मंगलवार को हुआ। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन हुआ, 11 डिग्री है और गुरु अपने भाव में है, 20 डिग्री है। धन भाव में गुरु अपनी राशि का है, धन वगैरह की कोई दिक्कत नहीं, कुटुंब में कोई दिक्कत नहीं। पंचम भाव में शनि 13 डिग्री और केतु 19 डिग्री लेकर विराजमान है। सप्तम भाव में लग्नेश मंगल 15 डिग्री, शुक्र अपनी स्वराशि में 18 डिग्री और बुध 23 डिग्री लेकर के विराजमान है। सूर्य 10वें भाव का स्वामी है और 8वें भाव में 10 डिग्री लेकर विराजमान है। एकादश भाव में चंद्रमा राहु आ गए। यही मैं बात तो आप बता रहा था, एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, चंद्रमा राहु आए। चंद्रमा राहु जब एकादश भाव में आ जाते हैं
तो किसी स्त्री द्वारा दिया हुआ श्राप है जो कि 5 पीढ़ी तक चलता है। आपने या आपके कुल में किसी आदमी ने उस स्त्री को सताया था, कैसे भी बोल करके उसकी जमीन को हड़पा था, बट जो भी हो उसका श्राप 5 पीढ़ी तक चलता है। आप कितने ही नग धारण कर लो, कितने ही दान पुण्य कर लो, राहु के कर लो या चंद्रमा के कर लो, भोलेनाथ के ही दिए तो साफ है, विष्णु भगवान के दिए तो साफ है, श्राप है। जब तक उनके निमित्त उचित कार्य नहीं हो जाता, उसका प्रायश्चित नहीं हो जाता, कोई फल आपको नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल मैंने अनुभव में देखा है ऐसी युतियों का। चंद्रमा सूर्य ये ग्रहण योग या अंगारक योग, इनका किस वजह से आए उसका प्रायश्चित करना होगा, फिर कारत्व कर्म करने पड़ेंगे। यहां पर ऐसा हो गया। और मजे की बात दर्शकों, जन्म नक्षत्र चित्रा है, 22वां नक्षत्र पुष्य, पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव है। शनिदेव विनाशकारी बने और वृश्चिक लगन के लिए शनि शत्रु है, लग्नेश का शत्रु है। आगे गुरु द्वितीय भाव में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है जिसके स्वामी शुक्र है। आज मैं थोड़ा सा आपको 2 तरह के सब समझाऊंगा, थोड़ी सी गहराई से भी और मोटे तौर पर भी। मोटे तौर पर ऐसा जो मेरा साधारण दर्शक है वो भी समझ सके और गहराई वाले का ज्ञान बढ़ सके। शुक्र रोहिणी नक्षत्र में स्वामी चंद्रमा है, राहु हस्त नक्षत्र में स्वामी चंद्रमा है, मंगल रोहिणी नक्षत्र में स्वामी चंद्रमा, बुध रोहिणी नक्षत्र में स्वामी चंद्रमा है, और यहां पर राहु भी हस्त नक्षत्र में है। हस्त नक्षत्र में राहु है। राहु ने हस्त नक्षत्र को पीड़ित कर दिया, हस्त नक्षत्र को पीड़ित कर दिया। और गुरु शुक्र नक्षत्र में है, और गुरु का जो नक्षत्र का स्वामी शुक्र, क्योंकि पूर्वाषाढ़ में उसका स्वामी शुक्र यहां पर चंद्रमा नक्षत्र में है। और मोटे तौर पर देखिए, राहु की नवम दृष्टि, राहु जहां बैठेगा 5 जगह देखता है, 1 2 3 4 5, यहां पर भी देखेगा 6 7 8 9 भाव पर, यानी राहु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर है। राहु ने मंगल को भी पीड़ित किया, शुक्र को भी पीड़ित किया, और बुध अष्टमेश भी आ गया और एकादश भाव का स्वामी आ गया, इसको भी पीड़ित किया। यानी राहु ने ये तीनों को पीड़ित कर दिया। मोटे तौर पर मैं बता रहा हूं आप, राहु की नवम दृष्टि से राहु ने पीड़ित कर दिया, लग्नेश भी पीड़ित हुआ, सप्तमेश भी पीड़ित हुआ, बुध अष्टमेश भी हुआ। अष्टम भाव बुध अंगों का स्वामी है, अष्टम भाव बुध अंगों का भाव है, तो बुध भी पीड़ित हुआ। और शनि की तीसरी दृष्टि यहां पर हुई, शनि भी बलवान है, तीसरी दृष्टि शनि ने भी मंगल डाला, मंगल को पीटा, शुक्र को पीटा, बुध को पीटा, यानी राहु और मंगल का यह अशुभ प्रभाव आ गया। सप्तम भाव पर आ गया, लग्नेश पर आ गया, सप्तमेश शुक्र पर आ गया, बुध पर आ गया। इधर चंद्रमा प्लस राहु की ग्रहण योग हो गया, एकादश भाव में इच्छाएं खत्म हो गई। और राहु कहां पर है? चंद्रमा के नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में है। हस्त नक्षत्र को पीड़ित किया, और यहां पर जितने भी चंद्रमा के नक्षत्र में तीनों ग्रह थे उनको पीड़ित किया, और साथ में न्याय के देवता मिल गए। अब कहने का मतलब यह है कि सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, राहु और शनि का प्रभाव आ गया, समस्याएं आ गई। अब विवाह कन्या के कराने वाला गुरु की दशा थी, गुरु द्वितीय भाव में है, सप्तम से अष्टम पड़ता है, और बुध और शुक्र का, यानी शुक्र सप्तमेश है और गुरु द्वितीय भाव का स्वामी है, गुरु विवाह का कारक है। शुक्र और गुरु का शताष्टक योग है। गुरु की महादशा चली 2020 से और 736 तक अभी भी है, और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है गुरु, और नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं। शनि की अंतर्दशा आ गई, 22 से लेकर के 25 तक आई, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में अभी भी चल रही है, 3 तक अभी चल रही है, आज समझो पहली तारीख हुई है। राहु की प्रथम दशा आ गई 16/6/24 से लेकर 5/24 तक हस्त नक्षत्र में आ गया। यहां पर यह दशाओं का ऐसा संगम हुआ कि गुरु ने उसको शादी की हां कर दी। तो गुरु विवाह का कारक है। जब गुरु की दशा में शनि यहां पर मित्र राशि को देख रहा है, शनि ने भी हां कर दी, लेकिन राहु बीच में टपक कर पड़े, 2 पाप ग्रह हो गया तो ना हो गई। ये देखिए समीकरण, इस तरह से समीकरण बिगड़ा। तो शुक्र भी चंद्रमा के नक्षत्र में, विवाह में दिक्कत आएगी, तो शत्रु का नक्षत्र है। राहु भी हस्त नक्षत्र में, इच्छाएं पूरी नहीं होगी। मंगल भी शक नक्षत्र में, लग्नेश है, वो भी पीड़ित होगा। और बुध भी चंद्रमा के नक्षत्र में है। ये सभी चंद्रमा के नक्षत्र में, राहु
भी चंद्रमा के नक्षत्र में है और सूर्य राहु यानी राहु सूर्य और चंद्रमा का प्रबल शत्रु है। उसने इन सबको पीड़ित किया। राहु कौन पिता में है, इनका कोई पूर्वज अतृप्त योनि में है जिसकी वजह से ये तहलका मचा और बच्ची को परेशानी आ गई। 2024 में विवाह का सेटलमेंट भी हुआ और विवाह का 2024 में सेटल्ड होते हुए 24-25 में जब गुरु का प्रत्यंतर आया, उसमें ग्रहों की मार्गदशा हुई तो शादी से मना भी हो गया। परिवार वालों ने समझाया कन्या वर पक्ष को, लेकिन नहीं माना। कुछ ना कुछ बात हुई होगी। बात कैसे हुई होगी? इस चंद्रमा से बात हुई होगी, क्योंकि चंद्रमा कन्या का पीड़ित है राहु से। उसका मन विचलित हुआ होगा, भ्रम में डाला होगा, और कन्या का शुक्र और मंगल ये दोनों यहां पर पीड़ित है। जब मंगल और शुक्र यहां पर हो जाते हैं तो कोई ना कोई अशुभ घटना वाली बात हो जाती है और एंगेजमेंट तक तो कच्चे धागे होते हैं। शादी हो जाती है तो कहीं निभावी चल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी बात बना देते हैं ये भ्रमित करके, और उसका टूट गया, 2 से बन गया। लग्नेश भी पीड़ित हो गया, सप्तमें शुक्र भी पीड़ित हो गया, सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया, शनि और राहु से पीड़ित हो गया, इच्छा पूर्ति का भाव भी पीड़ित हो गया। शनि की अंतर्दशा विवाह में संबंध, गुरु की दशा में शनि के अंतर्दशा में संबंध भी चला, थोड़े दिन चला, जैसे होता है ना छोटी मोटी दशा आती सुबह, और फिर सगाई टूट गई। गुरु पंचमेश होकर के द्वितीय भी है, द्वितीय भाव में है, और लग्नेश से और शुक्र से अष्टक योग बना रहा है, वो भी अशुभ फलदायक बन गया। वो एक जगह तथास्तु बोल गया और फिर दोबारा बोला करो तो करो, ना जाओ खड्डे में गिरो, ऐसी कहानी सुनो। वो भी सिद्धांत का बली है, विवाह का कारक भी है, और शताष्टक योग में भी फंस गया। उसके बाद सप्तम भाव को शनि तो देख ही रहा था, मित्र राशि थी, फिर राहु भी टपक पड़ा, तो 2 का प्रभाव हो गया और छूटा छूटा हो गया। विवाह जो सपना था विवाह होने का वो बिल्कुल टूट गया, क्योंकि शनि पंचम भाव में तीसरी दृष्टि देख रहा। शनि की तीसरी दृष्टि खराब है, मंगल शत्रु है उसका, शुक्र तो मित्र है, लेकिन शादी करा के किसको देगा शनि? लग्नेश को ना, वो तो शत्रु है। इसलिए एक से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दोनों जुड़े हुए थे यहां पर। ये मंगल और शुक्र दोनों पति पत्नी है, ऐसा मान सोचो। तो इन्होंने शनि की बात नहीं मानी, तो दोबारा राहु का प्रभाव भी आ गया। फिर कैसे होगा भाई? विचलित हो गई बात। तो समय से पहले नहीं देखा, नहीं तो ऐसे ग्रह नहीं टूटते दोस्तों। ये दोबारा शादी की नौबत नहीं आती, क्योंकि इसमें शनि दसम दृष्टि से गुरु को भी देख रहा है। शनि वैराग और तृष्णा का कारक है, वैराग भी दिलाना चाहता है, तृष्णा और पाप का, और गुरु शादी कराना चाहता है, सात्विक ग्रह है। तो कहीं ना कहीं उस कन्या को सांसारिक जीवन में सुखों की कमी डालता है शनि। नहीं ध्यान दिया किसी ने भी, कुछ भी देखा हो या ऐप देखा हो, या मेरे जैसे भाई ने कुछ भी उनको विवाह की सैंक्शन की होगी, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ग्रह योग ये बताते हैं। और जब लग्नेश भी पीड़ित है, सप्तमेश भी पीड़ित है, अष्टमेश भी पीड़ित है, और यहां पर सब, और राहु से ये तीनों ग्रह पीड़ित है, शनि से पीड़ित है, शनि से केतु और राहु के शनि भी पीड़ित है, चंद्रमा भी पीड़ित है, तो भाई बचा कौन? कुछ भी नहीं बचा। एक गुरु और सूर्य बच गए, और सूर्य पूर्व जन्म के पाप कर्मों को इंगित करता है। जब दसम भाव का स्वामी अष्टम में आ गया, तो जातिका के पूर्व जन्म के पाप कर्म थे। जातिका या उनके कुल में किसी ने भी किसी स्त्री को संताप दिया था, परेशानी दी थी, तो यह चंद्रमा राहु का ग्रहण योग एकादश भाव में आया। इसके प्रभाव से 5-5 पीढ़ी तक चलता है। ग्रहों में स्त्रियों को परेशानी आएगी, दरिद्रता आएगी, और मधुरता नहीं रहेगी। हो सकता है ये मनुष्य योनि उसको अंतिम मिली हो कर्म का भोग करने के लिए। तो बाकी किसी योनि में तो ये सब उपाय नहीं होता, ये प्रायश्चित होता है तो मनुष्य योनि में ही होता है। एक बार झटका झेल लिया बेचारी ने। अब ये कहूं मैं दोबारा ऐसा ना हो, मैं हमेशा मैं डंके की चोट पर बताता हूं, जो मैं उपाय बता रहा हूं वो लड़की कर ले उपाय, उसके पिता अब जाग जाए, माता पिता अब तो जाग जाए कि दोष क्या है। बिना ये जो मैं उपाय बता रहा हूं, इसके बिना उसका दोष नहीं दूर होगा, होगा तो इसी से होगा, और प्रभु की मर्जी होगी। दोष यही है।
पंचबली श्राद्ध करे, पंचबली श्राद्ध करे, शनि मंगल का जो दृष्टि जो है उसको दूर करे, राहु मंगल का दूर करे, राहु शुक्र का भूखंड को दूर करे, राहु बुध का जो इन पर दृष्टि प्रभाव आ रहा उनकी शांति करे। और दर्शकों, ये करने के बाद आंशिक कालसर्प योग है, आंशिक कालसर्प योग है तो ये सब ग्रह तो पीड़ित हो गए, राहु केतु से सूर्य ही तो बाहर है, आंशिक कर्ज होने वाले। और अब एक बार सगाई हुई है, सगाई हुई है सिर्फ, तो पुनर्भू हुआ, सुहागरात नहीं हुई है, तो यह लड़की कुंभ विवाह भी कर सकती है। अगर शादी हो गई है और सुहागरात मन गई है तो लड़की कुंभ विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि कुंभ विवाह तो उसने भगवान विष्णु के साथ करना है ना, तो भगवान ने रोक दिया उनको सब कुछ। लड़की पवित्रता में बैठी हुई है, अभी वो कर सकती है, ये दोष निवारण करके कुंभ विवाह करे, फिर योग वर्ष से शादी करे, उसका घर बच जाएगा, आनंद करेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर मैं कहूंगा अभिभावकों से, ये शुरू में देख लो, एक पंडित जी के ऊपर मत जाइए, आप 2 से पूछे, 3 से पूछे, ऐसे ग्रह योग जो ऐसे आते हैं तो इससे आते हैं। गहराई की बात बताऊं, ये सारे चंद्रमा में है और राहु ने चंद्रमा को पीट दिया, ये स्थिति ऐसी हो गई है। और गुरु शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र जैसा फल देना गुरु ने कर दिया, अपना गुरु का फल तो छोड़ दिया, क्यों? जिस नक्षत्र में है वो प्रधान है, गुरु शुक्र के नक्षत्र में, गुरु भी शुक्र जैसा फल दिया, और शुक्र यहां पर कंधा स्लिप कर गया, राहु से पीड़ित होकर के छोड़ दिया, जाओ भाड़ में गिरो। मंगल ने भी छोड़ दिया, जाओ भाड़ में गिरो। क्यों? नहीं तो अगर मंगल और सप्तमें इसकी युति हो तो अच्छा दाम्पत्य जीवन माना जाता है, वो बात मानता हूं। हर आदमी बोलेगा अब भाई मंगल और शुक्र की कहीं पर वृत्ति हो तो कामुक योग बनाती है, परेशानी बनाती है, प्रेम संबंध बनते हैं, लेकिन ये मंगल शुक्र तो दोनों लगने सो सप्तमें से, अगर लगने सो सप्तमें दोनों मंगल शुक्र हो तो बड़ा आनंददायी व्यवहार होता है। लेकिन बीच में शनि और राहु ने गड़बड़ कर दी, भाई उनको रोकना पड़ेगा, उनको उपाय करना पड़ेगा और फिर जीवन सफल हो जाएगा। दर्शकों, बच्ची 96 की है, कितनी उम्र हुई है, उसको ये दिन देखने थे, उसको अपना प्रारब्ध भोगना था। अगर उसका प्रारब्ध भगवान ने दूर करना होता तो उसके माता पिता को पहले से ही चेता दिया होता, तो पहले ही वो कर लेते, किसी योग पंडित जी की शरण में जाकर के उससे पूछते और उनकी मुक्ति करा दे। फिर मैं कहता हूं, जो ग्रहण योग है बिना प्राश्चित किए नहीं जाएंगे, आप कितना भी जप कर लीजिए, कितना भी दान कर लीजिए, वैसा का वैसा रहेगा। और आपने अगर उसका प्राश्चित कर लिया तो भगवान तथास्तु कहेंगे, वो भगवान के ऊपर है, वो भी कोई जरूरी नहीं कह दे, लेकिन उपाय वही है दोस्तों, और और कोई उपाय भी नहीं है। और हमको मनुष्य योनि मिली है, उस बेचारी कन्या को ये मनुष्य योनि मिली है, अपना कुल का या उसका हो या कुल का हो, उसको प्राश्चित करने के लिए कर लेना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और मेरे जवानों का मार्गदर्शन हो। धन्यवाद।